यार मैं नई किताब तो ले आया, लेकिन मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। मुझे बड़ा मजा आता था किसी नई किताब को फोटो से उसके टॉपिक को समझने में, लेकिन आधा तब तक समझ नहीं था जब तक को पढ़ाना दे। इसीलिए तुम 11th क्लास के बच्चों के सॉरी सॉरी तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो चुका है, 12th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम लोग ब्रिज कोर्स। तो ढेर सारा स्वागत है नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स चैनल पर। मैं हूं आपका सानिध्य सर, इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। भाई साहब, ये आपके लिए एक ऐसी वीडियो है जो कि काफी फ्रूटफुल होने वाली। क्यों? सबसे पहले तो भैया ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को जो कि 11th क्लास में जिन लोग हम लोगों से पढ़ा, आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा आई होप, और आप लोगों के इकोनॉमिक्स में भी नंबर A1 आए होंगे, है ना। चलो जी, अब मैं आपको बात करता हूं सर 12th को मूविंग करते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। ये शुभारंभ वीडियो भी मान सकते हो आप लोग, तो कमेंट कर देना शुभारंभ इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपकी अब 12th की शुरुआत हो चुकी है। और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। जो प्रॉब्लम तुम्हें 20 सेशंस में आएगी ना, वहीं से आज ही क्लियर हो जाओगे। पता रहेगा 12th क्लास की इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना आए, और लास्ट डे पे तुम बेफिक्र होके फुल में से फुल मार्क्स ला पाओगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। हर उस बच्चे तक भेज दो ये वीडियो जो कि 12th में जा रहा है। बोर्ड एक ऐसा इम्तिहान है बेटा जो कि जीवन के लिए बहुत एक बड़ा रिजल्ट दिखे जाता है आपको। मतलब आपको इंटरव्यू में बैठना हो, आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना हो, आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई बड़े एग्जाम निकालने हो, हर एक चीज में आपको कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को हर एक तरीके हर एक इंसान तक शेयर करेगा जो कि 12th क्लास में जा रहा है या अपियर होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आते हैं सर इस ब्रिज कोर्स में, लेकिन ये तो समझाओ पहले कैसे चीजें लिंक्ड है, थोड़ा बताओ। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपकी 11th क्लास की। जो हमारे पास दो किताबें थी, दो किताबें कौन कौन सी? एक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि माइक्रो मतलब काफी स्मॉलर कंसेप्ट बोला गया है। यहां पर हम जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना, वो किसकी करते हैं? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की और एक मार्केट की, कि कैसे प्राइस के बदलने पर एक इंडिविजुअल या एक मार्केट की डिमांड बदल जाती है। ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हमने पढ़े, प्रोडक्शन पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, हमने इन सब चीजों को इसके अंदर कवर किया। ये काफी स्मॉलर कंसेप्ट था, लेकिन इसका एक जो दूसरा पार्ट था वो था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। एक ऐसा टॉपिक था जिसने नंबर की मदद से हमें इकोनॉमिक स्टडी करना सिखाया। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इनफैक्ट प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में आपको इसने सिखाया। पॉपुलेशन की काउंटिंग कैसे होती है, कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज अपन ने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा। अब आती है हमारी बारी हमारे नेक्स्ट लेवल जो फाइनल बॉस है उसके पास जाने की, जो कि है 12th क्लास की आपकी इकोनॉमिक्स। देखो, आपने यहां पे इस चैप्टर में देखा, इस बुक की कवर पे देखा कैसे यहां पे इंडिविजुअल की स्टडी, बिहेवियर की स्टडी या मार्केट की स्टडी दिखा रहा है, तो पोस्टर भी वैसा ही बना हुआ है। अब आप जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोस्टर देखते हो तो आपको दिखता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको दिखता है टैक्सेस, आपको दिख रहा है डॉलर और रुपीस, और आपको दिख रहा है ग्रेट लीडर्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ग्लोब के ऊपर मीटिंग हो रही है। मतलब अब यहां पे इंटरनेशनल जाना पड़ेगा और बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक ब्रॉडर इकोनॉमिक्स है। स्टडी जो है बहुत ब्रॉडर सेगमेंट में करनी पड़ती है। अब देश विदेश के बारे में बात करनी पड़ेगी और इकोनॉमी को उस लेवल पर समझना पड़ेगा। और आपके साथ एक और चीज आ जाती है जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर ये किताब क्या है? ये किताब ना इंडिया की इकोनॉमी की एक हिस्ट्री बताता है कि कैसी प्रॉब्लम्स आपके साथ थी, कैसे उन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, कौन कौन सी पॉलिसीज लाए, कौन कौन सी प्रोग्राम्स चालू किए, कौन कौन सी अथॉरिटीज लाई गई, जिससे कि आप अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रांग कर सको, बेहतर बना सको और अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर सको। किसी भी चीज का इनोवेशन करना हो या नई चीज लानी होती है ना, तो आपको उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ये इस चीज को बताता है। जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो, आपको इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन और उसकी हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। ये किताब पूरा थ्योरेटिकल बेस है, इसमें आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों मिलने वाला है। क्लियर? चलो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूं। सर ये माइक्रो और मैक्रो बहुत नाम ना मिलता जुलता है, तो इसमें कुछ कॉमन भी है क्या? देखो बेटा, कॉमन क्या है मैं आपको ध्यान से बताता हूं। देखो, माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ आई और ए का अंतर है, एक लेटर का अंतर है। माइक्रो में आता है आई और मैक्रो में आता है ए। आई मतलब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करता है,
एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है, जैसे कि प्राइस के बढ़ने पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी या प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हमने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े। ये एक इंडिविजुअल की स्टडी को बता रहा है। माइक्रो मतलब स्मॉलर स्केल पे अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैक्रो जब आता है ना बेटा, मैक्रो मतलब ये जो ए आ जाता है, ए मतलब एग्रीगेट की बात करता है। एग्रीगेट मतलब इकोनॉमी एज एन होल। यहां पे हम एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे थे ना, अब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश भर की डिमांड, पूरे देश भर की सप्लाई, इसके अंदर आपका जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट पूरे देश की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कैसे जीडीपी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। ऐसी कई सारी बातें हमको बहुत बड़े लेवल पे सीखनी पड़ती हैं। तो इंडियन एज एन इकोनॉमी एज एन होल या वर्ल्ड एज एन इकोनॉमी एज एन होल को आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब ये बड़े सेगमेंट में पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही छोटे सेगमेंट में। जरूरी कौन सा है सर? जरूरी दोनों है। कैसे? जब आप इकोनॉमिक की स्टडी करते हो ना, तो आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे भी समझना पड़ता है और बहुत बड़े लेवल पे भी समझना पड़ता है। जब भी आप पॉलिसीज बनाओगे या कोई इकोनॉमिक ऐसी स्टडी करोगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या उसके लिए, ठीक है बेटा, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। अब लेकिन सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया। देखो, एक तो बहुत बड़ी किताब है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इनसाइट ही दे सकता हूं। तो इनसाइट मैं इस प्रकार दे दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले और प्रॉब्लम कहां आने वाली है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और बताओ। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो यहां लिखा हुआ है, ये बताता है कि जब हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब हम एक इंडियन कॉलोनी मतलब ब्रिटिश कॉलोनी थे, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे 200 सालों तक, तो पहली बात तो वो आए कैसे हमारे देश में, हम पर उसने राज कब किया, कौन से टाइम पे किया, कैसे आए? तो भैया बैटल ऑफ प्लासी लड़कर आए। उसके बाद इंडिया को उन्होंने हमने एक कॉलोनी बनाया। इंडिया एक फीडर इकोनॉमी की तरह ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था कि मतलब हम जो भी काम करेंगे ब्रिटेन को महान बनाने के लिए करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी जो है ना, ये इसके अंदर हम समझते हैं। उसके बाद जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने कैसे डिसीजंस लिए, हम मिक्स्ड इकोनॉमी बने, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बने या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, उसके डिसीजंस के बारे में हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करेंगे, है ना। हम ऐसी कुछ पॉलिसी समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास ऑप्शन थी, कौन से डिसीजन हमने लिए, क्या और ले सकते थे, कैसे हमने कुछ गलत किया या कुछ बेहतर किया, इन सब चीजों को जानेंगे। फिर देखेंगे 1950 से लेके 1990 तक, 1990 तक हमने कौन कौन से डिसीजन लिए और कौन कौन से सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश करी। फिर 1991 में आपका एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, कौन कौन सी चीजों को हटाया गया, कैसे हमें फायदा मिला। इनफैक्ट 1991 के क्राइसिस क्या थे जिस वजह से ये लाना पड़ा, कहां से उधार लिया, और फिर उसके बाद कैसे हम रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कैसे हम आसपास के देशों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। सर कंपैरिजन क्यों? देखो, जब आप सब एक स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होते हो ना, तो आपको चेक करना होता है कि यार इनने जो डिसीजंस लिए और जो हमने दिए, हम सब सेम लाइन पे थे, लेकिन कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया और हम बीच में रह गए। जैसे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीन देश ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन पे थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए। पाकिस्तान भी सेम सिचुएशन पे था, 14 अगस्त 1947 का उसका इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग सेम सिचुएशन पे थे, और चाइना भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन पे था। चाइना कैसे हमसे बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान कैसे हमसे बहुत पीछे रह गया, और हम कैसे थोड़ा और बेटर करते जा रहे हैं, इनफैक्ट चाइना की अकॉर्डिंग भी उसके बराबर भी आने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। ऑल्सो अब ये आती है आपकी एक किताब की बारी हो गई। सर अब दूसरी किताब के बारे में बताओ, व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे बड़े स्केल पे चीजों को समझा जाता है। सबसे पहले बेटा, अगर आप देखो आपके देश के अंदर मनी एंड बैंकिंग, पैसा जो है उससे इकोनॉमी बहुत चलती है। इकोनॉमी चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा और बैंकिंग सिस्टम, बिना इसके इकोनॉमी नहीं चल सकती। आपने पहले देखना पड़ेगा मनी कैसे इवॉल्व हुआ, पहले मनी कैसे किया जाता था, बार्टर सिस्टम क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद मेटेलिक मनी क्या आया, फिर पेपर मनी क्या हुआ, फिर क्रेडिट मनी क्या होता है, फिर आपका स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं। ये हर चीज इवोल्यूशन ऑफ मनी देखेंगे, कैसे हमने अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो किया। मनी सप्लाई क्या होता है, बैंकिंग के अंदर कौन सी एपेक्स अथॉरिटी है, उसका रोल क्या है, इन सब चीजों को अपन को समझना पड़ेगा। जैसे कि बैंकिंग के अंदर एपेक्स अथॉरिटी होती है आरबीआई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के लिए नोट छापती है। 2 रुपए से 500 रुपए तक के सारे नोट और सिक्के छापती है कौन? आरबीआई। लेकिन सर 1 रुपए बच गया ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। तो ऐसी कई सारी बातें अपन लोग इस एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं बेटा, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक आता है नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा डे 1 से, क्योंकि यह है न्यूमेरिकल आपका एक ऐसा चैप्टर जहां पे आपको देश की इनकम निकालने को बोला जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, देश की इनकम निकालने को सिखाया जाता है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना देश की, तो उसके 2-3 मेथड होते हैं। 3 ऐसे मेथड है जहां से आपको देश की इनकम निकाली जा सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज इसके अंदर ऐड होती है, कौन सी चीज इसके अंदर ऐड नहीं होती है। तो मान लो कौन सी चीज ऐड नहीं हो रही, अगर आपने ऐड कर दी तो देश की इनकम गलत निकाल दी तुमने। तो ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है जब आप नेशनल इनकम निकालते हो, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आता है इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ आपके देश के लिए कैसे इंपैक्ट करती है। बेटा एम्प्लॉयमेंट अगर बहुत खराब है आपके देश में, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कैसे एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड को हम डील करते हैं? अगर देश में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है तो कंट्रोल करो ना उसको, कैसे करोगे? वो हम सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर आपका आता है ग्लोब इकोनॉमिक इशू, ग्लोबल इकोनॉमिक इशू। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है कैसे हम विदेशों के साथ भी डील करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब हम बाहर से तेल मंगवाते हैं, जब हम बाहर से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे रॉ मटेरियल हम बाहर भी भेजते हैं, तो पैसा आता भी होगा, पैसा जाता भी होगा। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आती हैं, अपना सेटअप करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। बहुत सारी कंपनीज बाहर जाती हैं जो कि अपना सेटअप करती हैं, फैक्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट देती है दूसरे लोगों को। हमारे देश का पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता है, बाहर के लोगों का पैसा यहां पर इन्वेस्ट होता है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये सब कौन होते हैं, क्या होता है, कैसे ग्लोब इकोनॉमी हमारे देश की हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम को इंपैक्ट करता है, वो हर एक चीज को जानेंगे। इनफैक्ट कैसे डॉलर टू रूपी का जो गैप है, जो है कि भैया $1 80 रुपए के बराबर है, कैसे कम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, इसके डिसीजंस कौन लेता है, कौन सा कम होना ज्यादा होना हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियरी है या कैसे हमारे लिए नुकसान है, वो हर चीज हम इस टॉपिक में समझते हैं। ये इस लेवल पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब हम बहुत बड़े हो गए हैं और हम बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को समझते हैं बेटा, ठीक है बेटा, समझ आया? ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है। पता जितनी आसान आपको लग रही होगी शायद सुनने में, उतनी है नहीं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ये बात याद रखना। इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप बिना गाइडेंस के मतलब ऐसे मात खा सकते हो, कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ समझ ना आए और आपको कुछ पूछा जाए, आपने कुछ और लिख दिया, इससे आपका नुकसान बहुत हो सकता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। आपको लोगों के सानिध्य की जरूरत है, एक अच्छे टीचर के सानिध्य की जरूरत है। सानिध्य मेरा नाम है, इसका मतलब ही होता है, सानिध्य का मतलब होता है अंडर समवन्स गाइडेंस। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत है, बात याद रखना, ठीक है बेटा। फिर आता है गवर्नमेंट बजट। आज मैं तुम्हें सरकार के बजट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? सरकार कैसे बजट बनाती है ना, और क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सब के बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। आज तुम्हें 12th का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर? चलो जी, तो सबसे पहले याद रखना। अच्छा सर, अब मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि आपको ये पढ़ना होता है, अब आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो, मेरे वन शॉट्स देख चुके हो, आपको पता है अपन कितने मजाक मस्ती में, कितने रियल लाइफ चीजों को लेकर इकोनॉमिक्स समझते हैं। देखो, इकोनॉमी को समझना और इकोनॉमिक्स को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ चीजों से समझोगे ना तो ही आसान होगा, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें। तुम लोग ने 11th में देखा कैसे तुमने दिगराज सर, प्रशांत सर, शोभित सर, बाकी सारे टीचर्स का मैंने एग्जाम्पल ले लेकर तुम्हें चीजें समझाई। इनफैक्ट मैंने इवन स्किट्स तक बनाए, तुम्हारे लिए मैंने एक्टिंग तक करी कि तुम्हें चीजें इतनी रियल लाइफ समझ आ जाए कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही ना हो। वो सब चीजें हम डेली क्लासेस में करेंगे, तो आप इंडिया के एक बहुत ही प्यारे बैच के अंदर आ सकते हो जिसका नाम है प्रारंभ बैच। ये आपका एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैच इन इंडिया है, जहां पे आपके तीनों मेंटर्स हैं, शोभित सर, प्रशांत सर और दिगराज सर। ये सब लोग के गाइडेंस के अंदर जो लेगेसी हमने बनाई है ना, तुम बस इतना सा देख लेना एक बार।
ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर अभी 19 मार्च को हुआ है, तो उसका बस एक बार ना शॉर्ट्स देख लेना, पेपर का एनालिसिस वीडियो देख लेना। जो पढ़ाया है ना, जो पढ़ाया है वही का वही आया है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो पेपर लीकिंग लेगेसी बोलते हैं ना, वो लेगेसी कंटिन्यू है। हमें लीकर्स का जो टैग दिया है ना, वो फॉर अ रीजन दिया हुआ है। जाकर एक काम करो, वीडियो मत देखना, तुम तो बस शॉर्ट्स देख लेना। पेपर लीकिंग लेगेसी स्टिल कंटिन्यूज। तुम्हें हर उस एस्पेक्ट से जहां से क्वेश्चन आएगा वो हर जगह से करवाएंगे। इनफैक्ट तुम जब पेपर खोलोगे तुम्हें लगेगा यार ये तो सब कर रखा है हमने, इसमें है ही क्या, बोर्ड का जो तहव्वुआ बना रखा है। ये ऐसा होता है, जिन लोगों को जो नहीं पढ़ते उनको लगता है भैया क्या है ये, जो पढ़ लेंगे प्रारंभ बैच में आ जाएंगे उनको दिक्कत ही नहीं है बॉस। ये हर एक चीज आप याद रखना, ठीक है। तुम्हें पता है कौन कौन है? रोहित सर हैं, मैं हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, रोहित सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, प्रवीण मैम बिजनेस पढ़ाएगी, तुम्हारी प्यारी मैग्नोलिया मैम भी है जो कि इंग्लिश पढ़ाएंगी, और आपके कुलदीप भैया है। कुलदीप भैया के साथ शोभित भैया जो है वो आपके पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, ठीक है, कोर और अप्लाइड दोनों की दोनों, तो याद रखना, ठीक है बेटा। चलो जी, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, और मिलते हैं जल्द से जल्द आपके प्रारंभ बैच के अंदर, ठीक है बेटा। चलो जी, लेकिन उससे पहले तो मैं थोड़ा सा इंसाइट देता हूं मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ये आपका माइक्रो और मैक्रो, सॉरी माइक्रो और मैक्रो नहीं, थोड़ा सा यहां पे गलती हो गई है। ये आपका मैक्रो है, ये आपका मैक्रो है, और ये आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो किताबें ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना, बस नाम किताबों के दो हैं। जो आपकी 12th क्लास की दो किताबें ना, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो दो किताबें आपकी यहां है, और उसका सिलेबस ये है। आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, फिर आप नेशनल इनकम निकालना सीखोगे, कैसे निकालते हैं, मनी एंड बैंकिंग मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कैसे काम करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कैसे आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करते हो, क्या होती हैं चीजें, एक्सेस डिमांड क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप्स क्या होते हैं, हर एक चीज इसके अंदर समझेंगे। सरकार बजट कैसे बनाती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब अपन इसमें समझेंगे, और इनफैक्ट थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन में जो ट्रेड हो रहा है, इंडिया से डॉलर का जो प्राइस है, वो प्राइस एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे इंपैक्ट होता है, कैसे फॉरेन पेमेंट्स और फॉरेन को पेमेंट जो जाता है उसके वजह से कैसे हमारे रिजर्व जो है वो कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, उससे क्या हमारी इकोनॉमिक हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, वो सब चीजें हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्या है बेटा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नाम ध्यान रखना, ये ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई थी नाम में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैसे आपको लग रहा है सर 3 चैप्टर हैं, लेकिन जब इस 3 चैप्टर को जब आप खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा 3 से बहुत ज्यादा है, मान लो 8 से 9 चैप्टर हैं आपके पास इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका बाइफरकेशन होता है ना तो यहाँ पे चैप्टर्स बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा समय बताएगा पहला चैप्टर जो कि आपको ये बताने वाला है कि सर इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस होते होते उस टाइम पर हमारे क्या हाल थे इकोनॉमी के, ठीक है। 1991 के क्राइसिस को बताएगा, और ये भी बताएगा कि भाई साहब 1950 से 1990 तक, मतलब 40 साल तक इंडिपेंडेंट होने के बाद आपने कैसी पॉलिसीज इस्तेमाल करी और क्या क्या किया उसके बारे में यहां पे बताता है। फिर जैसे ही वो चीज क्लियर हो जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस को हम क्योर कर लेते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, तो आपको बताता है कि भैया कैसे आप लोग इंप्रूव कर रहे हो, कैसे रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, कैसे आप लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला रहे हो, ये सब चीजों की बात करता है, और फिर आसपास के देशों से एक दूसरे को कंपेयर करता है। तो अपने आप में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझ लेना, ये आपका सिलेबस है जो अपन कवर करने वाले हैं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये गवर्नमेंट बजट जो है इसका एक छोटा सा इंसाइट देता हूं, ठीक है। चलो जी बेटा, आ जाओ फटाक से। सर गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? देखो कोई भी चीज बजट बनती है ना तो हम ये देखते हैं बजट कैसे बनता है, यार मेरे पास पैसे कितने हैं और मैं खर्चा कितना करने वाला हूं। भले ही बर्थडे पार्टी हो, भले ही शादी ब्याह हो, भले ही ट्रिप पर जाना हो, हर चीज का बजट बनता है। यार 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए ट्रिप पे चलना है, एक काम करते हैं 5,000 रुपए की टिकट हो जाएगी, 10,000 रुपए का होटल हो जाएगा, 10,000 रुपए का खाने का होगा हफ्ते भर का, और उसके बाद फिर एक गाड़ी रेंट करेंगे, वहां पे टैक्सी वैक्सी का खर्चा आएगा, और उसके बाद फिर वाटर एक्टिविटीज करेंगे, गोवा घूमने जा रहे हैं भाई साहब। तो आप हिसाब लगा रहे हो कहां पे कितना खर्चा हो सकता है और कहां से कितना पैसा आ सकता है, ये आप एक अंदाजा लगाते हो, उसे बजटिंग कहते हैं। इनफैक्ट घर में भी, हर घर में बजट बनता है। सैलरी पापा की आने वाली है 50,000 रुपए, बच्चों की पढ़ाई में इतना जाएगा, दादा दादी की फीस में, वो मेडिकल में इतना जाएगा, पेट्रोल में इतना, बिजली में इतना, घर के रेंट में इतना, ये करके आप बजट बनाते हो, हाँ या ना। बजट का मतलब होता है एक एस्टिमेशन लगाना कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्चा हो जाएगा इन एडवांस।
बजट का मतलब है एडवांस में डिसाइड कर लेना कितना पैसा आने वाला है और कितना उसमें से खर्चा होने वाला है, ठीक है। अब सरकार भी बनाती है ऐसे खर्चे, क्यों? सरकार भी तो पैसा कमाती है और सरकार भी खर्चे करती है, तो उसको सोचना पड़ता है कि कितना पैसा आ रहा है, उसमें से मैं कितने खर्चे करूं। इसलिए बजट बनाया जाता है, जो कि 1 फरवरी 11 बजे सुबह आपके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे हम इंडियन यूनियन बजट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो सर, अब दो तरह के बजट होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो बजट होते हैं जो कि रेकरिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेकरिंग मतलब बार बार होते हैं, रोज होते हैं, कई बार नहीं, रोज होते हैं, रोज होते हैं। और कैपिटल बजट वो होते हैं जो कि नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब रोज रोज नहीं होंगे, कभी कभार होंगे, ठीक है। इन्हें नॉन रेकरिंग कहा जाता है इन नेचर, ठीक है। ये ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ाते हैं, ना ही कोई एसेट इनकी वजह से कम या बढ़ता है, ठीक है। ये लाइबिलिटी को कम या बढ़ाते हैं और एसेट को बढ़ाते या कम करते हैं, ठीक है। या तो उससे एसेट बढ़ेगा या कम होगा, या लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये चीज इस कैपिटल बजट से होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंसाइट देता हूं, ध्यान से देखो। रेकरिंग मतलब क्या है? रोज होने वाली इनकम कौन सी हो सकती है सरकार की? सरकार को रोज पैसा कहां से मिलता होगा? बेटा टैक्स की मदद से। टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो कि इनकम पे लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये ऐसे टैक्स है जो कि कंपनियां कमाती हैं पैसा, है ना, और कंपनी पैसा कमाएगी तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी कौन सा होता है? कपड़े खरीदो, कपड़े खरीदो, किराने की शॉपिंग करके आओ, इनफैक्ट तुम रेस्टोरेंट में जाओ, पिक्चर देखने जाओ, वाटर पार्क चले जाओ, हर जगह पर तुम्हें जीएसटी देना पड़ता है। तो ये रोज रोज जो जीएसटी तुम पे करते हो ना छोटी छोटी चीजों के लिए, वो हर एक चीज जो है तुम्हारी सरकार की रेवेन्यू होती है। सरकार के पास पैसा जाता है रोज, इनकम टैक्स भी रोज जाता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी रोज जाता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और डिटेल में समझेंगे आपकी क्लासेस में, डोंट नीड टू वरी। एक इनसाइट ले लो, ये रोज जो पैसा जाता है ना, ये वो है सरकार के पास। सर सिर्फ टैक्स ही जाता है क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते होंगे ना, कि जो बिना टैक्स की, मतलब जो टैक्स नहीं है लेकिन स्टिल नॉन टैक्स है, लेकिन पैसा सरकार के पास जाता है, होता है। जब तुम हेलमेट नहीं पहनते ना, तो उसमें तुम्हें देना पड़ता है चालान, हाँ या ना? चालान देना पड़ता है। तो ये पेनल्टीज जो होती है तुम्हारी, चालान होता है। ट्रैफिक पुलिस जो तुम्हारे नो हेलमेट पहनने पर, हेलमेट नहीं पहनते, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तुम्हें खर्चा देना पड़ता है ना, वो खर्चा जो है वो भी सरकार की रोज की इनकम है। तुम देखो रोज चले जाओ बिना हेलमेट के, तुम्हारा चालान कट जाएगा। वही क्या होता है, तुम्हारा रोज की सरकार की इनकम मानी जाती है। ये होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि रेकरिंग है, मतलब बार बार होते हैं। अब तुम देखो, इससे कोई लाइबिलिटी बढ़ी, रोज तुम्हारी इनकम हो रही है, कोई लाइबिलिटी बढ़ी नहीं, कोई लाइबिलिटी कम हो गई, कोई एसेट बढ़ा, कोई एसेट कम हुआ, नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब तुम देखो रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो कि रोज होने हैं, बार बार होने हैं, ये ऐसे खर्चे। सर कौन से होते हैं सरकार के ऐसे रोजमर्रा के खर्चे? जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज बार बार देनी है, हर महीना देनी है, हर महीने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग डेट हो सकती है, किसी की एंड ऑफ द मंथ हो सकती है, किसी की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट सैलरीज होती है जो कि रोज आपको देनी है, लगातार देनी है, बार बार देनी है, ठीक है। दूसरा आता है पेंशन। पेंशन्स, आपको पेंशन भी देना होता है। सरकार की खर्चे हैं जो कि पेंशन देती है, सैलरीज देती है और स्कॉलरशिप्स देती है। ऐसे कई सारे आपके खर्चे होते हैं जो कि लगातार आपको देने होते हैं, ठीक है बेटा, समझ आया? ये रोजमर्रा की इनकम है, ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, क्लियर। अब आता है आपके पास कैपिटल बजट। सर कैपिटल बजट क्या होता है? देखो कैपिटल नेचर की चीज है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या एसेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। सर लेकिन ऐसी इनकम और ऐसे खर्चे कौन से हैं, बताओ जरा, ध्यान से देखो। चलो, कैपिटल रिसीट मतलब रोज रोज पैसा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार आएगा। जैसे कि आपने एयर इंडिया सुना होगा, एयर इंडिया एयरलाइंस थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट की थी। अभी रिसेंटली एयर इंडिया जो है बेच दी गई, सोल्ड। किसको बेचा? टाटा को बेचा आप लोगों ने। किसने? सरकार ने। जो एयरलाइंस है, क्या थी वो, सरकार जब एयरलाइंस चला रही थी तो ढंग से चल नहीं पा रही थी, लॉस में चल रही थी और ये लोग ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने बोला इसका क्या कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। क्या कर दो? डिसइन्वेस्टमेंट। सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना, पैसा लगाओ और इन्वेस्ट कर दो। डिसइन्वेस्ट का मतलब है बेच दो और पैसा ले लो। तो सरकार के पास क्या हुआ, सरकार ने कंपनी बेच दी और बदले में पैसा ले लिया, पैसा आ गया मतलब रिसीट है। पर क्या कंपनी रोज बेचते हो? नहीं ना, कभी कभार बेचते हो ना, इसलिए नॉन रेकरिंग है।
कभी कभार बेचते हो, बार बार नहीं बेचते। और दूसरी चीज, जैसे ही आप किसी कंपनी को बेचते हो तो आपके एसेट्स कम हो जाते हैं। आपने कंपनी बेच दी, पूरा शेयर चला गया, एसेट्स कम हो गए, भली पैसा आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। एक और एग्जांपल ले लो सर, वर्ल्ड बैंक जो है, सर क्या किया इसके साथ, वर्ल्ड बैंक से उधारी ले ली, पैसा तो आया। रोज उधारी मांगते हो क्या भाई, तुम्हारा दोस्त थोड़ी है वर्ल्ड बैंक कि भाई वो पानी पूरी खानी है 50 रुपए दे दे यार, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ही आप पैसा ले सकते हो उनसे, हर कभार रोज रोज जाके नहीं मुंह फाड़ सकते इनके पास कि भैया 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, भाई नहीं है क्या, भाई की मदद नहीं करेगा, ये नहीं है वर्ल्ड बैंक है भाई वो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से आप बार बार पैसा नहीं लेते, कभी कभार लेते हो। लेकिन जब आप उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो उससे लाइबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया ना, इससे लाइबिलिटी कम हुई ना, लाइबिलिटी कम हुई ना बढ़ी, यहाँ पे एसेट भी बढ़ा नहीं कम हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो एसेट कम हो गया आपने, क्योंकि कंपनी बेच दी और उधार ले लिया, दोनों से पैसा आया, दोनों बार बार नहीं करते, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना। समझ आया, इसे कहते हैं कैपिटल रिसीट। क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट। ठीक है बेटा, चलो अब आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ऐसे कौन से खर्चे हैं जो रोज नहीं होते लेकिन कभी कभार होते हैं, और इससे लाइबिलिटी बढ़ सकती है या एसेट बढ़ सकता है, लाइबिलिटी कम हो सकती है, ऐसे कौन से खर्चे? ध्यान से सुनना थोड़ा बेटा। आपके शहर में सरकार ने मेट्रो बना दी, मेट्रो में खर्चा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, हाँ या ना। फ्लाईओवर बना दिया, क्या पैसा लगता है सरकार का जेब से? बिल्कुल लगता है। लेकिन क्या रोज फ्लाईओवर बनाते हो आप? नहीं। क्या रोज मेट्रो बनती? दिल्ली में रोज मेट्रो बनती क्या? नहीं। बन गई एक बार, बन गई मतलब बन गई, मतलब एसेट बिल्ड हो गया। क्या बिल्ड हो गया? एसेट बिल्ड हो गया। मतलब रोज आप जो खर्चे करते नहीं हो लेकिन उससे एसेट बिल्ड हो जाता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे सरकार के खर्चे जो कि रोजमर्रा नहीं है, फ्लाईओवर बन गया वो सदियों तक रहेगा, मेट्रो बन गई वो सदियों तक रहेगी, लेकिन उससे एसेट बढ़ जाता है, उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। सर लायबिलिटी कम होगी, ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन क्या है? खर्चा है आपका, लोन खर्चा है, चुकाना पड़ा, पैसे चले गए, बार बार थोड़ी पैसे दोगे। लोन चुक गया, एक ही बार पैसा दोगे, बार बार थोड़ी दोगे। तो आपका रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है, बार बार पैसा नहीं देना। लेकिन इससे क्या हुआ, जब आपने लोन चुका दिया तो आपकी लायबिलिटी हो गई काफी कम। ठीक है बेटा, इस प्रकार सरकार के पास पैसा आता है और सरकार कुछ खर्चे करती। तुम देखो थोड़ा, अगर मैं तुम्हें साइड हो जाऊं तो तुम्हें आइडिया दे सकता हूं। पैसा कैसे आता है सरकार के पास? टैक्स के थ्रू आता है, चालान के थ्रू आता है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, पर मैंने यहाँ पे दो ही लिए पिक्चर के साथ आपके। टैक्स के थ्रू आता है और या आपके चालान के थ्रू आता है। रोजमर्रा की इनकम है किसकी? सरकार की। जो कभी कभार होती है वो कौन सी है? सरकार जब अपनी कंपनी बेचते या फिर सरकार उधार पे पैसा ले ले, ये दो तरीकों से आपके सरकार के पास पैसा आता है। लेकिन सरकार खर्चे कैसे करती है? एक तो रोजमर्रा के खर्चे कौन से? सरकार जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दे, या फिर सरकार पेंशन दे, किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या किसी और लोगों को, ठीक है, या स्कॉलरशिप बांट दे, ऐसी कुछ चीजें। और कभी कभार होने वाले खर्चे कौन से हैं? जैसे मेट्रो बना देना, जैसे फ्लाईओवर बना देना, या किसी लोन का पेमेंट कर देना। ऐसी चीजों को हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगी और कहां कहां खर्चा करेगी, इस चीज को और बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में। पर यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि कैसे चीजें थी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत फ्रूटफुल लगा हो, काफी मजा भी आया हो 12th क्लास पढ़ने के लिए। बट एक चीज याद रखना, जो आपका चैनल है, ये चैनल 11th क्लास कॉमर्स का है। यहां पे 11th के अपडेट्स आएंगे। अब आपका मौका आ चुका है, आपका समय आ चुका है कि आप शिफ्ट करेंगे कहां पे भाई साहब? 12th कॉमर्स चैनल पर करेंगे, जहां पे आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सारे के सारा कंटेंट मिलने वाला है। सारे वन शॉट, सारे रैपिड रिवीजन, जो भी अपडेटेड वीडियोस आएंगी, सब आपको जो आपके अपडेट्स होंगे वो सब कहां मिलेंगे? 12th कॉमर्स चैनल पर मिलेंगे। तो उसको जाकर भी सब्सक्राइब करो भाई साहब, ठीक है बेटा। ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए या और अपडेट्स चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इनफैक्ट इस चैनल का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अब आपको मिलेंगे हमारे बैच में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, हमारे इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैच और पहला बैच पढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब नेक्स्ट टॉमर्स का तो पहला ही बैच है ना, नेक्स्ट टॉपर्स का पहला बैच बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो बैच में लोग होते हैं वो दिल के हमेशा करीब होते हैं।
तो भैया बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का। जैसे हमने आपका 11th में और इनफैक्ट 12th वाले बच्चों का 12th में सम्मान रखा, लेगेसी रखी कि पेपर लीक करेंगे, किया भी, और आपके सामने है, नजरों के सामने, चाहे आप जाकर वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, हर चीज देख सकते हो, सब चीजें आपके आंखों के सामने। लेट्स मीट। और इस बार एक ही चीज करेंगे भाई साहब, मैंने आपके मीटअप पे भी बोला था कि जो भी बच्चे 1 साल के अंदर आपका हमारे साथ कॉमर्स पढ़ लेंगे ना, वो एक ही गाना गाएंगे, उनके दिमाग में एक ही गाना आएगा, ओ दे उठे देख उठे कौन उठे मैं, मतलब ऑन टॉप कौन है भैया, कॉमर्स वाले ही हैं। कॉमर्स में क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा नहीं, हम चाहेंगे जो होगा। ठीक है बेटा, चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।